सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार ऑल, मैं डॉक्टर निधि सोगानी परिष्कार में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई के केमिस्ट्री पेपर का मॉडल पेपर 2। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शंस में 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेकंड सेक्शन में 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड सेक्शन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन, फोर्थ सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हमको केस दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको वो एक्सप्लेन करने हैं। और जो फिफ्थ सेक्शन है उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स का एंड इसमें जो हमें टोटल मार्किंग है वो है 70 मार्क्स की। जो चलो एक एक करके हम एक एक सेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेक्शन फर्स्ट, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स का है, इसमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन 1, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आंसर ऑप्शंस है 2 पेंटेनॉन, बी इथेनॉन, सी इथेनॉल, डी 4 पेंटेनॉन। बेसिकली जो इसका आंसर है वो है डी, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट उन कंपाउंड्स के थ्रू दिया जाता है जिनके अंदर हमारे पास कार्बन में अल्फा CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट हो। तो इसका आंसर होगा डी, जो क्योंकि ये डी है जिसमें अल्फा CH3 ग्रुप नहीं है और वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। विच अमंग MEX, RCH2X, R2CHX और टर्शरी हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। जैसे जैसे R सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते जाएंगे, जो रिएक्शन है वो SN1 की साइड शिफ्ट होगी। तो सबसे इजीली मोस्ट रिएक्टिव होगा, आंसर है डी। नेक्स्ट है टॉल्यूइनॉल रिएक्शन विद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड गिव्स। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड वो रिएजेंट है जो टॉल्यूइन के अंदर साइड ग्रुप पे रिएक्शन करता है। तो टॉल्यूइन है हमारा ये। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड साइक्लिक रिंग में ना रिएक्ट करके हमें साइड चेन पे रिएक्ट करता है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइक्लिक चेन प्रोडक्ट्स हैं। इन द रिएक्शन ROHHX एल्काइल हैलाइड बन रहा है एंड वाटर बन रहा है। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल इज, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें पता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ता है वैसे बढ़ती है। तो प्राइमरी से तो सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन क्योंकि टर्शरी के अंदर बल्की ग्रुप आ जाता है, इस रीज़न से उसकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी से कम हो जाती है। तो आंसर होगा सी, सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा, टर्शरी की और प्राइमरी की सेकेंडरी से कम। फिर है इन द रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर 75 रिएक्शन ऑफ P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q rises with the reaction type as shown in the figure. The overall order of the reaction is, जो फिगर हमको दिया हुआ है कंसंट्रेशन के साथ टाइम का जो फिगर है, ये फिगर मैचअप करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ में, और जो हमारा आंसर है वो है डी। For the elementary reaction, the rate of disappearance of M increases by the factor 8 upon doubling the concentration. अगर हम किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं मीन्स इसको 2R कर रहे हैं, तो जो हमारा फैक्टर है वो M8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, मतलब N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये देख लें 2 के अंदर किस चीज़ का हम ऊपर N की वैल्यू रखें कि हमें आंसर 8 आए, तो N की वैल्यू शुड बी 4। Which type of defect has the presence of cations in the incisional size? This is the answer is the Frankel defects. Clemmensen reduction is carried out with, कौन सा रिएजेंट है जिससे क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन
टू मिथाइलिन ग्रुप, इसको रिड्यूस कर देना। और इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो है जिंक अमलगम एंड HCl। In a reaction involving Rick substitution of C6H5Y, the major product is meta isomer. The group Y can be, हमको पता है, हमें ये 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं, NH2, क्लोरीन, CH3 एंड COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनमें से जो स्टार्टिंग ये 3 ग्रुप हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, तो इनसे अगर जो प्रोडक्ट बनते तो वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते, जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो है D। तो आंसर इज D. Which of the following is most basic in nature? They all are amines in amine compound. तो जो हमें पता है अमीन्स वो जिनका बेसिक नेचर ज़्यादा अच्छा होता है, जो ज़्यादा इजीली लोन पेयर डोनेट कर पाते हैं। तो हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं, बेंजाइल अमीन, एसिटेनामाइड और एनिलाइन। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजाइन अमीन का स्ट्रक्चर होता है CH2NH2, इसके पास लोन पेयर है। फिर है एसिटेनामाइड, ये एसिटेनामाइड का है। और नेक्स्ट है एनिलीन। यहाँ हमको दिख रहा है जो एनिलीन का NH2 है और एसिटेनामाइड का जो NH2 है, इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इन तीनों में से जो मोस्ट बेसिक ग्रुप है वो है बेंजाइल अमीन, क्योंकि इसका इजीली NH2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हाइजेनबर्ग रिएजेंट, अब इनमें हाइजेनबर्ग रिएजेंट कौन सा है? आंसर है C। हाइजेनबर्ग रिएजेंट यूजुअली यूज में आता है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अमीन्स के डिटेक्शन और उनके डिस्टिंग्विशन करने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल शो म्यूटा रोटेशन? आंसर है इसका माल्टोज। म्यूटा रोटेशन होता है जो एनोमेरिक कार्बन है उसके ऊपर रोटेशन चेंज होना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड? प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ओनली वॉन्डरवॉल बॉन्ड एंड ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। प्रोटीन में ये तीनों टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, तो आंसर है डी। KH वैल्यू ऑफ आर्गन, CO2, formaldehyde and CH4 are given. Respectively, arrange these gases in the order of the reactivity sequences. जैसे जैसे KH वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है KH वैल्यू सबसे ज़्यादा है AR की, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। फिर उसके बाद है KH वैल्यू CO2 की, उसकी उससे ज़्यादा होगी। उससे कम है हमारे पास यहाँ पे मीथेन की, उसकी उससे ज़्यादा, और सबसे कम है फॉर्मेल्डिहाइड की, तो आंसर होगा C। द IUPAC नेम ऑफ K2OSCl5N। अब हमें यहाँ पे पता है बिकॉज पोटेशियम इज अ +1 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर इसका +2 चार्ज हो गया 2 K2 का, और यहाँ पर जो ऑस्मियम है इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर हो गया -2 चार्ज। अब ऑस्मियम की इसकी -1 होती है, इसकी -3 होती है, तो ऑस्मियम के ऊपर जो चार्ज हो गया वो हो गया +6, तो इसका नेम हो गया आंसर है डी सी, पोटेशियम पेंटाक्लोरो नाइट्रिडो ऑस्मेट 6। अब यहाँ पर हमारे एक्सेलरेशन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको उसके बेसिस पे ऑप्शंस चूज करने हैं। एक्सेलरेशन है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेरोएलिन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप being an electron withdrawing group decrease the electron density on the benzene ring। हमको आंसर चूज करना है, आंसर इज ए। बोथ हो मतलब इसका जो गिवन है वो और उसका जो एक्सप्लेनेशन है दोनों सही है। नेक्स्ट है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज एक्सेलरेशन एंड रीजन। मोलैरिटी ऑफ द
सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, हमको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा सॉल्यूशन में आयनाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा और मोलारिटी चेंज होती जाएगी. मोलारिटी इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आयंस का नंबर भी बढ़ेगा. तो आंसर है इसका ए. बोथ A and R is true and R is the correct explanation of A. Next है acceleration D plus glucose is dextrorotatory in nature. प्लस है तो उससे हमें पता चल रहा है D ग्लूकोज जो प्लस होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा. D represents the its dextrorotatory nature but it's wrong कि D रिप्रेजेंट करेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर. नो, D एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हाईएस्ट कार्बन के ऊपर किरेल कार्बन पे OH कहाँ पर है. वो आपके डेक्स्ट्रो रिवोरोटेटरी को मैनेज नहीं करता, वो मैनेज करता है प्लस और R. तो इसका आंसर होगा B. बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सेक्शन B पर आते हैं. यहाँ हमारे पास 7 क्वेश्चन है. The rate of the reaction is quadrupole when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. What is the activation energy of such a reaction? हमको यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन के थ्रू एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो K2O/K1 अपन को दिया हुआ है 4 है, टेम्परेचर दिया हुआ है T1 293 केल्विन एंड T2 दिया हुआ है 313 केल्विन. हमको ये वैल्यूज़ अरेनियस इक्वेशन में पुट करनी है. K/K2 इज़ 4, T2 हमारे पास है 313 एंड T1 हमने पुट करा. इन वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जो EA की वैल्यू फाइंड आउट हुई 52.854 किलो जूल पर मोल. Account for the following. Propanol is more reactive than propanone towards nucleophilic reagents. Second है electrophilic substitution reaction in benzoic acid take place at meta position. Explanation answers देखते हैं. First, due to the plus I effect of 2-methyl group in propanone, जो रिएक्टिविटी है प्रोपेनॉन के ऊपर, जो कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रोपेनएल्डिहाइड, क्योंकि वहाँ पर एक ही ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है. इस रीज़न से प्रोपेनएल्डिहाइड के मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती है, एडिशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू प्रोपेनॉन. Electrophilic substitution reaction in benzoic acid take place as meta position. benzoic acid है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और मेटा पे रोटेट करता है. ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है रिंग के और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और मेटा पे रोटेट करता है, जिस रीज़न से यहाँ पर जो ऑर्थो और पैरा है उनके प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और ये ऑलवेज मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. Write the reaction showing the presence of the following in the open structure of glucose. As aldehyde present है, हमको ये reactions बतानी हो. A aldehyde group on reduction with sodium amalgam and water, the aldehydic group is reduced to primary alcohol. अगर aldehyde groups की हम reaction करवाएं सोडियम अमलगम के साथ में तो ये रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर और हमें सॉर्बिटॉल मिलता है. नेक्स्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, वो हमें कैसे पता करना है. अ प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर नाइट्रिक एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो जो केवल इसका प्राइमरी अल्कोहलिक पार्ट है वो ही ऑक्सीडाइज होगा, जो सेकेंडरी और अल्कोहलिक पार्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और जिससे हमको सैरिक एसिड मिलेगा और इससे हमें पता चलेगा इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स है. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ग्लाइकोसाइड्स लिंकेज एंड इन्वर्ट शुगर.
Answer, glycoside linkage. The two monosaccharides units are joined together through a oxide linkage formed by the loss of a water molecule, and this linkage is known as glycoside linkage. Next है invert sugar. A hydrolysis of sucrose bring about a change in the sign of the rotation from dextro to levo. The product is known as invert sugar. Following compounds are given to you: bromopentanone, 2-bromomethyl butane, 1-bromopentanone. Write the compound which is most reactive toward SN2 reaction. हमको पता है SN2 reaction substitution जिस ब्रोमो के ऊपर, मतलब जो प्राइमरी उस पर प्रेजेंट होगा, हम पहले इन तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं. CH3, दिस इज 2-bromopentanone, फिर this is 2-bromomethyl butane, और this is the structure of 1-bromopentanone. तो जो 1 डिग्री है वो SN1 के टूवर्ड्स मोर रिएक्टिव होते हैं, तो आंसर होगा 1-bromopentanone. सेकेंड है, राइट डाउन द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव. सो फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड द कार्बन शुड बी अ chiral कार्बन, और chiral कार्बन आर दोज कार्बन विच कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप. तो हम अगर यहाँ पर देखें तो इसके अंदर एक इस वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और बाकी 2 हाइड्रोजन और एक अलग ग्रुप हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. इसके अंदर 2 मिथाइल हैं जो कि सेम है इस वाले कार्बन पे और बाकी 2 ग्रुप अलग हैं, तो ये भी एक्टिव नहीं होगा. और इस वाले कार्बन के ऊपर ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है. 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये कायरल कार्बन होगा और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. तो आंसर है 2-bromopentanone. गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl 1-bromopropane is react with sodium in the presence of dry ether. Second, 1-methyl cyclohexane is treated with HI. आंसर्स देखते हैं. अब पहला था 2-methyl 1-bromopropane. दिस इज द स्ट्रक्चर. अगर इसकी इट्स अ वुड्स रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएं तो सोडियम के साथ में ये ब्रोमो निकल जाता है, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है एंड 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होकर 2,5-dimethyl हेक्सेन देंगे. नेक्स्ट है, जब इसकी रिएक्शन HI रेड फॉस्फोरस से करवाई जाए, रिडक्शन रिएक्शन है. अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और आयोडीन यहाँ पर आएगा. इट गिव्स 1-methyl 1-iodocyclohexane. स्टेट हेनरी लॉ. कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर एट 208 Kelvin अंडर 760 millimeter Hg. KH for CO2 is water is at 298 Kelvin is 1.25 into 10⁻⁶ millimeter Hg. तो mass of the gas dissolved in a given volume of a liquid at the constant temperature depends upon the pressure which is applied. It is the Henry law. अब इसका कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं. हमको solubility कैलकुलेट करनी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो कि हमें दिया हुआ है, उसके बाद KH फॉर CO2 इन वाटर वो भी हमको दिया हुआ है. तो हमने जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो हमको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट हो गई 608 इंटू 10⁻⁶. सजेस्ट रीज़न फॉर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री. ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इस टाइप के फीचर्स शो करते हैं, उसका रीज़न बताना है हमको. द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर compounds are usually paramagnetic. Second है, transition metal exhibit various oxidation state. So answer, जो पैरामैग्नेटिज्म है
ये अराइज होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमको पता है. Each such electron has a magnetic moment associated with it due to the spin angular moment. The transition metal in its ground state or in excited state has number of unpaired d electron which give arises to the paramagnetic behavior. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्योंकि ट्रांजिशन मेटल बहुत वेरियस मतलब पार्शियली फिल्ड और कंपेरेबल एनर्जी स्टेट शो करता है, इसी रीज़न से ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसके अलावा इसके NS और ND की जो एनर्जी है उनके बीच में काफ़ी कम एनर्जी गैप होता है और इजीली इलेक्ट्रॉन ND से NS में ट्रांजिटेड होता रहता है. गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, कॉपर सल्फेट एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस. हमको दिया हुआ है यहाँ पर Kc 10 × 10⁻15. कैलकुलेट E0 करना है हमको इस रिएक्शन के लिए और हमको यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई है. तो हमको पता है E0 फॉर एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, E0 इज इक्वल्स टू 0.059/n log 10 K. अब यहाँ K की वैल्यू हमारे पास थी 10 × 10⁻15, जिसको हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को 10⁻16. और जब हम इस लॉग को सॉल्व करेंगे तो हमें लॉग 10 की वैल्यू आएगी 16, जिसको कि हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ आएगा 0.059 मल्टीप्लाई बाय 8, जिसका आंसर निकला है 0.472 वोल्ट. सेक्शन सी, इसमें हमको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हुए हैं और इनमें से 2 क्वेश्चन के अंदर हमको इंटरनल चॉइस मिलेगी. हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, व्हेन अ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्रोमियम Cl6H2O is mixed with AgNO3 solution, a 3 moles of AgCl are precipitated per molecule of the compound. स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है, उसका IUPAC नेम लिखना है और मैग्नेटिक और स्पिन बिहेवियर हमको कॉम्प्लेक्स का बताना है. अब हमको यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है, जब हमने उसमें 3 मोल हमने उसको मिक्स करा AgNO3 के साथ तो 3 मोल्स AgCl निकला. और हमें पता है बाहर आयनाइज्ड केवल वो आयंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं. इसका मतलब जो क्लोरीन है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है. तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है, क्लोरीन कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर होंगे तीनों, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्रोमियम H2O6 क्लोरीन, और इसका नॉमेनक्लेचर होगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड. अब क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हमारे पास हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम. इसका मतलब क्रोमियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के या d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है जब वो +3 स्टेट के अंदर है, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो गया. स्टेट राउट लॉ for a solution containing volatile component. Write 2 characteristics of the solution which obey Raoult's law at all concentration. तो पहले देखते हैं राउट्स लॉ होता क्या है जिसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट हो, और फिर कौन से 2 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जब कंडीशंस हो सकती हैं जब हमेशा राउट लॉ फॉलो होगा. तो राउट लॉ होता क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ each volatile component of a solution is directly proportional to the mole fraction present in the solution. The ideal solution have characteristically to obey Raoult law for the following condition. पहली condition है इसकी, जब जो एंथैल्पी चेंज है, जब हम कंडीशंस दोनों 2 मिक्सचर्स को मिलाएं और जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 आए, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो ना हीट इवैल्व हो, इस कंडीशन के अंदर राउट्स लॉ फॉलो होगा. सेकंड है जब वॉल्यूम की मिक्सिंग की जाए और
जो डेल वी है, दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाए और उनका जो वॉल्यूम चेंज है वो ज़ीरो रहे, दैट मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट, तब भी राउट्स लॉ आइडियल सिचुएशन फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो कि ऑप्शन में है, अ डिक्रीज इन अ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग इथेनॉल एंड एसीटोन। तो हमको इसका रीज़न फाइंड आउट करना है। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर, इसका भी हमको रीज़न बताना है। तो फर्स्ट का आंसर है, जब इथेनॉल को मिक्स किया जाता है एसीटोन के साथ तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इसका मतलब इनकी जो वॉल्यूम है उनमें डिक्रीज होता है। राउट लॉ एंड ethanol and acetone gets in between the host molecule and breaks some hydrogen bond। क्या होता है, इथेनॉल के बीच के अंदर एसीटोन चला जाता है और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, which require higher energy than the energy released in the formation of new hydrogen bond that release in the increase in the temperature। According to the Raoult law, when non-volatile solution is added to a solvent, its vapor pressure decreases। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को हम लोग सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, रिजल्ट इन द फ्रीजिंग, decreasing in the freezing point। Also the freezing point of the water is higher, that's why, than the solution of the KCl। Give reason। Electrophilic substitution in aromatic amine takes place readily faster than the benzene। Second है, acetonamide is weaker base than the ethylamine। तो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, जो NH2 ग्रुप है, दिस इज एनिलीन एरोमेटिक अमीन, इसके कारण, इसके जो लोन पेयर के कारण यहाँ रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर फास्टर हो जाती है देन द बेंजीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एसिटेनामाइड के कारण जो है रिएक्शंस की रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ड्यू टू द रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ CH3CONH2 is delocalized over the keto group। As the result, electron density of nitrogen atom is decreases। On the other hand, जो बेंजीन है, इथाइलामीन है, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता, बल्कि इसका जो C2H5 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ को भी अमीन की तरफ देता है, इसीलिए अमीन है वो मोर बेसिक होता है देन द एसिटिनामाइड, या फिर हम कह सकते हैं एसिटिनामाइड है जो वीकर बेस होता है देन द प्राइमरी अमीन्स। Aniline is a weaker base than the cyclohexyl amine। तो aniline group is this and cyclohexyl amine is this। तो हमें यहाँ दिख रहा है एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, जबकि साइक्लोहेक्सिल अमीन का इजीली अवेलेबल है। इसी रीज़न से जो साइक्लोहेक्सिल अमीन है वो मोर बेसिक है देन द एनिलीन। क्वेश्चन बी, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट acylation reaction because aniline being is a Lewis base and form of complex Friedel-Crafts reaction जो होती है वो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है which is Lewis acid and it is a Lewis base। तो ये रिएक्शन होने की जगह एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इस रीज़न से एनिलीन के ऊपर Friedel-Crafts alkylation रिएक्शंस नहीं होती।
कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इनकी जो बैलेंस रिएक्शन है वो इस हिसाब से बनेगी। FeCO5 ये है, ये +3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका +7 से रिडक्शन हो जाएगा +2 फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल होगा और इसकी बैलेंस रिएक्शन ऐसे होगी। जो MnO4- है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2MnO2 के अंदर, आयोडीन है ये IO3- में और +2OH नेगेटिव रिलीज होगा। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? फिनॉल टू एनिसॉल। तो फिनॉल हमारा स्ट्रक्चर होता है ये, और हमको इसको कन्वर्ट करना है एनिसॉल के अंदर। तो हमने इसको पहले रिएक्शन करवाई NaOH के साथ में, जिससे कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बना और हमको सोडियम फिनॉक्साइड का आयन मिला, जिसकी हमने रिएक्शन जब मिथाइल क्लोराइड से करवाई तो हमको एनिसॉल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनॉल को, 2 प्रोपेनॉल को हमको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल के अंदर। तो हमने इस केस में पहले इसका ऑक्सीडेशन करवाया। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो अल्कोहलिक पार्ट है इट्स कन्वर्ट इनटू द कीटोनिक पार्ट, जिसकी हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवाई और जिसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमको 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल मिला। नेक्स्ट है एनिलीन से फिनॉल मिलना। अब एनिलीन को जब NH2 पोजीशन को चेंज करना है हमको OH में, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट कन्वर्ट NH2 इनटू द डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमने इसका NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में डाइजेटाइजेशन करवाया, डाइबेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट मिला, जिसकी हमने जब वाटर से रिएक्शन करवाई तो हमको फिनॉल मिला। हमारा सेक्शन डी है, यहाँ पर केस्ड बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने हैं, तो एक एक क्वेश्चन की हम केस्ड पढ़ते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ बेस इन mRNA आर रीड इन अ सीरियल ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 एट अ टाइम। ईच ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोइड्स इज नोन एज कोडोन। जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको हम कोडोन कहते हैं। ईच कोडोन स्पेसिफाइज एन 1 अमीनो एसिड। Many amino acids have more than 1 codon. The amino acids are brought to the mRNA by another type of RNA called tRNA. Each amino acid has at least one corresponding tRNA. At the end of the tRNA molecule is a trinucleotide based sequence that is complementary to some trinucleido based sequence on mRNA. तो आंसर है किसके क्वेश्चंस है इस केस बेस के, विच नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन RNA, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोडोन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA। फर्स्ट एक एक करके इनके आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर क्वेश्चन था कि कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं RNA में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडोन से हम क्या समझते हैं। ईच ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स is known as codon और each codon is specific for an 1 amino acid. Next question था the role of messenger mRNA. तो mRNA, the role of mRNA is strings for the messenger RNA and it is used to carry protein information from DNA in a cell nucleus to the cell cytoplasm. Next है describe the function of tRNA in a protein synthesis. तो इसका आंसर है जो tRNA है इट्स द एब्रीवेशन ऑफ ट्रांसफर RNA. इट इज अ स्मॉल RNA molecule that play a important role in a protein synthesis. Transfer RNA serves as a link between the messenger RNA molecule and the growing chain of the amino acid that makes up a protein. The transfer RNA molecules serve as an adapter between the genetic instruction written in nucleic acid sequence and protein product encoded in genes. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका केस पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज इज नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज it occurs in nature as a optically active dextrorotatory isomer.
It is essential constituent of human blood. The blood normally contains 65 to 110 mg of glucose per 100 milliliter, hence named blood sugar. The level may be much higher in diabetic person. The urine of diabetic person also contain considerable amount of glucose. The combined form, it occur in cane sugar and polysaccharides such as starch and cellulose. Glucose has an aldehyde group, 1 primary alcoholic group and 4 secondary alcoholic groups in the structure. Due to the presence of 5 hydroxyl group glucose acylation, glucose also undergo oxidation with mild oxidizing agent like bromine water as well as a strong oxidizing agent like nitric acid. Since glucose is readily oxidized, it acts as a strong reducing agent and reduce tolerance reagents and the Fehling solution. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ते हैं. Glucose in two crystallized form, alpha D glucose and beta D glucose, undergoes if either of two form is dissolved in water and allowed to stand, the specific rotation of the solution changes gradually until a constant is obtained and this change is called mutarotation. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है. पहला है व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर्म्ड ऑन एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज. तो एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. अभी हमने आगे पैराग्राफ में पढ़ा जो ग्लूकोज के 5 OH ग्रुप हैं वो एसाइलेट होते हैं. इसका मतलब जब भी हम ग्लूकोज की एसिटिक एंड एसाइलेशन करवाएंगे तो पांचों जो OH हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे एसाइल ग्रुप से. ये इसका आंसर है. ये जो पांचों ग्रुप्स हैं वो एसाइल हो गए इससे और हमको मिला ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि ग्लूकोज जो है वो फेलिंग और टॉलरेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन क्यों देता है. ग्लूकोज इज एन एल्डोज हेक्सेनोज शुगर विद फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप जो कि इजीली इट रिड्यूस द जो फेलिंग सॉल्यूशन का +2 आयन है उसको इजीली रिड्यूस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्लस आयन के अंदर और सॉल्यूशन है वो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर जो ग्लूकोज के अंदर है उसकी स्ट्रक्चर बतानी थी हमको. तो इसका के अंदर हमने पढ़ा एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके बीच में जो 5 प्राइम सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. गिव द रिएक्शन ऑफ to prove the glucose molecule have an aldehydic group, 1 primary alcohol and a straight chain with 6 carbon atom. हमको इनकी रिएक्शंस बतानी है 1 by 1. तो पहले हम प्रूफ करते हैं कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है. An aldehydic group on reduction with sodium amalgam and water, it's convert into the primary alcohol. The primary alcohol on reaction with nitric acid converted into carboxylic acid. Only primary alcohol will give is this taste, not the secondary alcohol. तो जब भी हम ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करवाएंगे तो केवल जो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा और हमको सार्बिक एसिड मिलेगा. स्ट्रेट चेन हम जब इसकी रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे तो जितने भी कार्बन्स हैं वो सब रिड्यूस हो जाते हैं और हमको एन हेक्सेन मिलती है. इसका मतलब जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है. सेक्शन E, इसके अंदर हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं. An organic compound A with a molecular formula C7H7NO react with bromine aqueous KOH to give compound B.
which upon reaction with NaNO2 and HCl at 0 degree gives D. The compound C on heating with ethanol gives a hydrocarbon D. The compound B on further reaction with bromine water give white precipitate and give compound E. Identify the compound A, B, C, D and also justify the answer. तो हमारा क्वेश्चन ये था, जो कंपाउंड A है इट इज C7H7NO2, ठीक है। तो हमें इसके अंदर ये था, फिर इसकी हमने ब्रोमीन वाटर और KOH से रिएक्शंस करवाई, इट्स अ हैबर रिएक्शन, कार्बामील रिएक्शन, तो ये कन्वर्ट हो गया अमीन के अंदर, जिसकी हमने डाइजोटाइजेशन, जब NaNO2 एंड HCl इज अ डाइजोटाइजिंग रिएजेंट, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवाई, इट कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो इट्स कन्वर्ट, यहाँ पर इसका हो जाता है रिडक्शन और ये इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। हमको जो हाइड्रोकार्बन मिलता है D, इट इज़ बेंजीन। और जब हम अमीन की ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ये ब्रोमिनेटेड कंपाउंड मिलता है E। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द इटर्ड रिएक्शन। तो पहले हमको ये देखना इटर्ड रिएक्शन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स इनमें से किसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है वो देखना है। वाई pKa ऑफ क्लोरो दिस कंपाउंड इज लोअर देन द pKa ऑफ एसिटिक एसिड, उसका रीज़न बताना है। राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना। एक एक करके हम आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि इटर्ड रिएक्शंस क्या होती है। तो जब टॉलुइन की रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमको ये रिएजेंट मिलता है एज एन इंटरमीडिएट, जो ऑन ऑक्सीडाइज हाइड्रोलिसिस हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट था, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कार्बोनाइल है जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इसके अंदर साइड में दोनों हाइड्रोजन है जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक CH3 होने के कारण प्लस I इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी उससे कम हो जाती है। और यहाँ पर जो एसिटोफिनॉन है इस केस के अंदर यहाँ पर जो कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज वो दोनों तरफ के कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और कम हो जाती है। The reactivity of the compound toward nucleophilic addition reaction is directly proportional to the electrophilic character of the carbonyl carbon. In ketone, plus I group lowers the electrophilicity, whereas plus I of methyl group in ethanol less than of the C6H5. Hence, ethanol is more reactive than the acetophenone. नेक्स्ट था हमारे पास जो इस मॉइटी की जो pKa वैल्यू है वो एसिटिक एसिड से कम क्यों होती है। तो pKa वैल्यू होती है जितनी ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा उसकी pKa वैल्यू उतनी कम होगी। तो क्योंकि इसका और ये डिपेंड करती है इनके काउंटर आयंस के ऊपर, एनायंस के ऊपर, क्योंकि ये क्लोरो वाला एसिड है उसका काउंटर एनायन ये बनेगा विच इज़ स्टेबलाइज ड्यू टू द -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक हो गया और इसकी pKa वैल्यू ज़्यादा हो गई। The chlorine being electron withdrawing group stabilize the Cl, CH2, CO anion and increase the acidic strength. Therefore, chloroacetic acid has lower pKa value than the acetic acid.
उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन थी, इसके ऊपर हमको इसकी रिएक्शन करवानी थी और जिसका हाइड्रोलिसिस करवाना था. दिस ग्रुप इज बेसिकली यूज टू रिड्यूस दिस ग्रुप. तो यहाँ पहले ये इसको रिड्यूस करेगा, अमीन में कन्वर्ट करेगा, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस के थ्रू वहाँ पर एसीटोन बनाएगा और अमीन NH3 बाहर लिबरेट होगी. A metal ion H plus having D4 valence electronic configuration, जो Mn है मैग्नीज है प्लस स्टेट के अंदर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, combines with 3 bidentate ligand to form a complex compound. Assuming जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है स्प्लिटिंग की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग, तो इसका मतलब इसमें इजीली पेयरिंग हो जाएगी. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल Mn प्लस हैज़ ion has, name the type of isomerization exhibited by this complex. What are chelation complex and ambidentate ligand? तो पहला था जो हमको पता है, यहाँ पर हमने दिखा है पेयरिंग एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू उसके ट्रांजिशन एनर्जी के अकॉर्डिंग या स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए. तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं पहले यहाँ पर फिलअप होंगे T2G में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4 इलेक्ट्रॉन T2G में और EG में एक भी नहीं है, तो T2G 4 एंड EG 0. तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2 और इसमें जो आइसोमराइजेशन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था चिलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. चिलेट कॉम्प्लेक्सेस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूज इन 2 or more donor atom to bind a single molecule. और वो जब उस किसी भी जो लिगेंड हैं जिनमें मिनिमम 2 डोनर एटम्स और एट ए टाइम दोनों डोनर एटम जो हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और जिससे एक रिंग बनती है जिसको हम चिलेट रिंग कहते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं. एम्बिडेंटेड लिगेंड उस टाइप के लिगेंड, द लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइड्स कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिनमें 2 डिफरेंट साइड्स होती हैं डोनेशन की, उनको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं. Write the formula of the following compound iron 3 hexacyanoferrate 2. Next है what type of isomer is exhibited by the complex CONH3 SO4. Next question है write the hybridization and the number of unpaired electron in complex CF6-3 अटोमिक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 27. फिर Y is निकिल साइनाइड 4 -2 पैरामैग्नेटिक, Y निकिल साइनाइड 4 -2 इज डाईमैग्नेटिक और निकिल का भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है. तो एक एक करके देखते हैं. पहला क्वेश्चन था हमारा आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, तो इसका आंसर होगा हमारे पास दिस इज द Fe4 FeCN6-3. हमने यहाँ पर देखा साइन यहाँ पर +2 चार्ज था और यहाँ पर जो चार्ज था हमारे पास आयरन का वो +3 चार्ज था. अब अगर हम इनको बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स का आयन हो गया +4 -4, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गया -4, तो जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया -12 और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया +12. सो दैट्स वाई दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स फार्मूला. ये मॉलिक्यूल जो है जो पीछे मॉलिक्यूल दिया गया था हमको आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन दिखाता है. फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूल दिया गया था उसकी ज्योमेट्री sp3d2 है और उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट क्वेश्चन था जो निकिल NiCl4 है
वो डायमैग्नेटिक क्यों है, जबकि NiCN4-2 है वो पैरामैग्नेटिक है। Ni-cyanide इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड पेयरिंग टेक प्लेस, वेयर एज NiCl4 के अंदर पेयरिंग नहीं होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cl-। अ वीक फील्ड लिगेंड इज नॉट पेयरिंग ऑकर और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, state Kirchhoff law of independent migration. Write the significance of salt bridge. Third, construct the cell in which the following reactions are take place. The equivalent conductance of the sodium chloride, hydrochloric acid and sodium acetate at infinite dilution are given at here. Calculate the equilibrium conductance of the acetic acid at इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला है किर्चॉफ लॉ। Kirchhoff law states that the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the conductance of the anion and the cation. Next, the salt bridge क्या होता है? A salt bridge is a junction that connect the anodic and cathodic compartment in a cell or electrolytes. The main function of the salt is to maintain the electron nuclearity within the internal circuit. It also helps to provide the cell from taking the reaction to the equilibrium. The salt bridge usually consists of strong electrolyte with further made up of ion, for example AgNO3 और KCl. नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमको ये रिएक्शन दी हुई थी और इसका सेल बनाना था। तो हमको ये दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोडिक रिएक्शन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। यहाँ पर Zn इज कन्वर्टेड इनटू द Zn+2 1m सॉल्यूशन और एक्वस। नेक्स्ट है जो Cu है इसका कन्वर्ट हो, Cu+2 इज कन्वर्ट इनटू द कॉपर। ये कैथोडिक रिएक्शन है जो राइट हैंड साइड आएगी, कॉपर +m 1m सॉल्यूशन एक्वस एंड इसका इलेक्ट्रोड जो है कॉपर है एंड इट्स सॉलिड। अब नेक्स्ट हमको दिया हुआ था एक न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमको इनकी कंसंट्रेशन दी हुई थी और हमको इनफाइनाइट के ऊपर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमने इन आयंस की कंसंट्रेशन को निकाला और एसिटिक एसिड के आयंस की कंसंट्रेशन ये होती है। तो हम के अकॉर्डिंग हम अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन और इन दोनों की कंसंट्रेशंस को की जो वो है उनको एडअप कर लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ को, जिसमें से अगर हम NaCl की कंडक्टिविटी को माइनस कर देंगे तो हमको एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी मिल जाएगी विच इज़ 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। धन्यवाद। आज हम आपके लिए यही लेकर आए हैं। अब हम वापस आएंगे आपके लिए परिष्कार की तरफ से कुछ नया लेके। ऑल द बेस्ट। सब अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। होप करते हैं हमारा ये मॉडल पेपर आपके बहुत काम में आएगा। धन्यवाद।